Hi guys, I'm Khushi Singh and today we'll be doing the chapter Indian Economy on the Eve of Independence. This is the first chapter from the book Indian Economic Development and we are going to do this chapter through the NCERT only. अगर आपके स्कूल में कोई दूसरी बुक कराई जा रही है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बिकॉज दिस चैप्टर में से जो कुछ भी आएगा एग्जाम में वो एनसीईआरटी के में ही आएगा एंड वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक ओके सो बिफोर वी मूव एनीवेयर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन कि जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है इस चैप्टर में हमें बस यही बताया गया है कि इंडिपेंडेंस के इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, फॉरेन ट्रेड कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसी थी. इन टॉपिक्स को आप दिमाग में रखिए. 5 टॉपिक्स हैं. ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक कंडीशन. ठीक है. सो सबसे पहले वी नीड टू नो वन थिंग कि जो इंडिया और ब्रिटेन की रिलेशनशिप थी इट वाज एन एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप. ठीक है. ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हमारी इकोनॉमी को यूज कर रहे थे फॉर देयर ओन बेनिफिट. दे कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स. ठीक है. they wanted to reduce the country to a raw material supplier. ठीक है. एंड अ बायर ऑफ देयर फिनिश्ड गुड्स. हमसे अपनी इंडस्ट्रीज के लिए सामान रॉ मटेरियल्स हमसे लेंगे सस्ते में एंड अपने फिनिश्ड गुड्स भी इंडियन इकोनॉमी में आके बेच लेंगे. ठीक है. दिस इज हाउ दे डेवलप देयर ओन इकोनॉमी बाय यूजिंग इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू लर्न कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी कॉलोनियल रूल के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो किस एक्सटेंट की थी एंड वो लो थी तो वो कैसे लो थी. ठीक है. बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर कोलोनियलिज्म, बिफोर ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, इंडिया में आए, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इट वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. वी यूज टू एक्सपोर्ट कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, metal and precious stone works to all over the world, even in Europe, and we enjoyed a very good reputation all over the world. तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी थी. Even though most of the population was in agriculture, we still had a handicraft industry. ठीक है. And we were famous all over the world for our handicraft industries. हमारा जो foreign trade था that was doing very well before colonialism. तो आफ्टर कोलोनियलिज्म क्या हो जाता है कि हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज्यादा लो हो जाती है. इट बिकम्स एब्सोल्युटली निल. ठीक है. ऑब्वियसली जो कोलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने की भी कोशिश नहीं करी, बट देयर वर अदर इकोनॉमिस्ट जिन्होंने कोशिश करी एंड दे वर दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंगले शिरास, VK RV राव एंड RC देसाई. So VK RV Rao is the most important of all of these people. उनके ही एस्टिमेट्स को सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है. यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर हिज नेम. जो कंट्री की हमारी इन सारी स्टडीज में जो मोस्ट कॉमन रिजल्ट पाया गया वो ये पाया गया कि हमारी जो कंट्री का एग्रीगेट रियल आउटपुट था, यानी कि हमारी कंट्री का जो GDP था वो 20th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ, यानी कि 20th सेंचुरी के पहले 50 साल में हमारा जो GDP था वो 2% से भी कम ग्रो करा. 50 ईयर्स में 2% से भी लेस की ग्रोथ हुई हमारे GDP में. दैट मीन्स how much the Indian economy was suffering. Aside from that जो per capita output था वो भी सिर्फ 0.5% ग्रो हुआ. ओके. सो नाउ वी नो कि इंडियन इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट थी, जो ग्रोथ थी वो कॉलोनियल रूल में कितनी कम थी. ओके. हमारी GDP grew less than 2% in the first 50 years of 20th century एंड हमारा जो per capita आउटपुट था वो भी 0.5% ही रह गया. Now we will move on to the agriculture sector. सबसे important agriculture sector ही है because Indian population जो थी वो agriculture sector में ही सबसे ज्यादा involved थी. 85% of the people derive their income directly or indirectly from agriculture. But even though हमारी economy में इतना बड़ा पार्ट जो था वो इंडियन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर की आउटपुट थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी. ठीक है. हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर था उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा था, बहुत स्टैग्नेशन था. ठीक है. एंड इट वाज जस्ट डिप्रिशिएटिंग, डिटोरिएटिंग एवरी विद टाइम. ठीक है. सो वो क्यों था? वो स्टैग्नेशन के कई रीजंस हैं. उन रीजंस को भी आप लोग नोट कर लीजिए. पहला रीजन है लैंड सेटलमेंट, दूसरा रीजन है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. ये 5 बहुत मेन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड
लैंड सेटलमेंट, आपको पता होगा लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है। जमींदारी सिस्टम है, परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम है, अलग अलग नाम है उसके, अलग अलग रीजन्स में ब्रिटिशर्स ने अलग अलग चीजें ट्राई करी थी। तो जो जमींदारी सिस्टम था वो बंगाल प्रोविंस में, बंगाल की पूरी प्रेसिडेंसी में अप्लाई करा हुआ था। एंड उसमें क्या होता, बेसिकली जमींदार जो थे, देयर होल जॉब वाज टू एक्सट्रैक्ट रेंट फ्रॉम द कल्टिवेटर। सिर्फ कल्टिवेटर से रेंट लेना जमींदार का काम था, ना जमींदार ना कॉलोनियल गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव नहीं करना चाह रहे थे। एंड बिकॉज पेजेंट से इतना ज्यादा रेंट लिया जा रहा था, दे वर मेकिंग नो प्रॉफिट आउट ऑफ एग्रीकल्चर। एंड बिकॉज उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, उनके पास कोई कैपिटल भी नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर में, उनके पास मनी नहीं था, और अगर होता भी तो भी दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग बिकॉज उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। ठीक है, असाइड फ्रॉम दैट एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि जमींदार का जो ये एटीट्यूड था कि हमें बस रेंट कलेक्ट करना और उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो इस एग्रीकल्चर से हमें कोई मतलब नहीं, वो रीजन इसलिए था बिकॉज जमींदारों को एक बहुत ही फिक्स डेट पे अपना रेंट भेजना होता था। अगर वो नहीं भेजते थे तो उनकी जमींदारी छिन जाती थी, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट वुड टेक अवे देयर जमींदारी। ओके, दैट्स व्हाई जमींदारों का जो फिक्सेशन था वो सिर्फ रेंट से था। असाइड फ्रॉम दैट हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत लो थी, इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत कम थी, एंड फर्टिलाइजर्स का कोई यूज नहीं करा जा रहा था। इससे भी क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो थी वो गिरती ही चली जा रही थी। ठीक है, aside from that the last reason is commercialization of agriculture। एग्रीकल्चर का जो पहले रीजन होता था, लोग 85% लोग एग्रीकल्चर में पार्ट लेते थे, राइट? बट क्यों? क्योंकि उनका जो सारा सस्टेनेंस था वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही हो रहा था। वो सिर्फ बेच के कमाई कम करते थे, बट उन्हें जो चीजें चाहिए होती थी वो आधे से ज्यादा उनकी एग्रीकल्चर के थ्रू ही प्रोड्यूस कर रहे थे वो। ठीक है, उनकी बट नाउ क्या हो गया था, कमर्शियलाइजेशन हो गया था, विच मीन्स कि इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स विच वर टू बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। यानी कि वो लोग फूड क्रॉप्स जो कि जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गई, उन्हें प्रोड्यूस करने के बजाय दे वर मेकिंग अदर थिंग्स जैसे कि कॉटन, इंडिगो, जूट, कॉफी, जो कि ब्रिटिशर्स ले जाएंगे और अपने यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो बिकॉज वी वर नॉट प्रोड्यूसिंग द थिंग्स दैट वी नीडेड, फूड क्रॉप्स हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, दैट्स वाई हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई। नाउ अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी हुई है कि इंडिया एग्रीकल्चर वो स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डीसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। ये भी टेक्नोलॉजी में ही आता है। कोई टेरेस फार्मिंग को इम्प्रूव नहीं करा गया, कोई फ्लड कंट्रोल नहीं था, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, एंड जो सॉइल हो रही थी वो डीसैलिनाइज, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो रही थी, सॉइल की सॉल्ट लूज हो रहे थे। ठीक है, सॉल्ट सी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, वो लूज हो रहे थे, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करा जा रहा था, एंड फर्टिलाइजर्स भी हम यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, सो दैट्स वाई हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी इट वाज फॉलिंग डाउन। अगेन यहाँ पे ये पॉइंट मैं बता चुकी हूँ, बट आप लोग ने नहीं नोट करा है तो आप नोट कर लीजिए कि अ लार्ज शेयर ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स, यानी कि टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, जो लोग एक्चुअली में कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, एंड नॉर दे हैड द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे एग्रीकल्चर में लगाने के लिए, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी एग्रीकल्चर में लगाने के लिए, एंड कोई रीजन भी नहीं था एग्रीकल्चर में अपने आप ज्यादा कुछ डालने के लिए, इंसेंटिव भी नहीं था। ठीक है, दैट्स वाई जो बड़े फार्मर्स थे even they were not adopting any new technology. Now we move on to the industrial sector. एग्रीकल्चरल सेक्टर को मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ आप लोग को। एग्रीकल्चर सेक्टर में 85% लोग इन्वॉल्व थे, प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। स्टिल प्रोडक्टिविटी लो क्यों थी? लैंड सेटलमेंट की वजह से, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये 5 चीजें जरूरी है याद रखना। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर था, हमें उसमें इतना पता है कि बिफोर कॉलोनियलिज्म इंडिया हैड अ फ्लरिशिंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बट आफ्टर कॉलोनियलिज्म वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, एंड कोई मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी इंडिया में डेवलप नहीं हो पाई। ठीक है, जो इंडिया की क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज करा गया
उसके दो रीजंस थे, दो मोटिव्स थे ब्रिटिशर्स के पास। पहला मोटिव ये था कि वो इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराने वाले कंट्री में टर्न करना चाहते थे। अगर इंडिया खुद ही हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू अपनी मोस्ट ऑफ द नीड्स कंप्लीट कर रहा है तो वो लोग रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अनदर रीजन वाज कि they wanted to turn India into a market for the finished goods made in their industries। जो उनके यहाँ फैब्रिक क्लोथ्स बन रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रीज में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उन्हें वो इंडिया में बेचना भी चाहते थे। तो अगर इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के थ्रू अगर हम सब मोस्ट ऑफ द नीड्स फुलफिल कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट नहीं बन पाता। दैट्स वाई दे डी इंडस्ट्रियलाइज्ड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब उसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ वो आपको आगे पता चलेगा। असाइड फ्रॉम दैट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन की वजह से बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी होने लगी, ठीक है, एंड एक न्यू डिमांड क्रिएट हो गई क्योंकि लोगों के पास अब लोगों के पास अब लोकली मेड गुड्स नहीं थे, एंड दैट्स वाई वो जो डिमांड थी वो ब्रिटेन पूरी करने लगा। यानी कि ब्रिटेन का जो मोटिव था वो सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने इंडिया से सामान लिया, ठीक है, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड इसीलिए इंडियन मार्केट में उनके गुड्स के लिए डिमांड बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, यानी कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में, पहले 50 ईयर्स में तो बुरा हाल था, बट नेक्स्ट 50 ईयर्स में मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी वो इंडिया में धीरे धीरे डेवलप होने लगी, बट द प्रोग्रेस वाज वेरी स्लो, ठीक है। सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुआ वो था कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल की मिल्स बनने लगी, ठीक है। इंडिया में उससे पहले कॉटन और जूट की टेक्सटाइल मिल्स नहीं थी, बट दिस वाज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड, एंड फॉर द कुछ टाइम के लिए जो डेवलपमेंट था वो इसी चीज में वो रहा, क्या कहते हैं, इट वॉज लिमिटेड टू दिस सेक्टर ओनली। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी दे वर मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस, यानी कि वो यूजुअली इंडियंस ने लगाई हुई थी, एंड वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में थी, वेस्टर्न यानी कि महाराष्ट्र एंड गुजरात में, ठीक है, क्योंकि वहां से कॉटन इजिली आ जाता है। महाराष्ट्र में कॉटन काफी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, महाराष्ट्र एंड सम रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, सो इट वाज क्लोज टू महाराष्ट्र एंड गुजरात, दैट्स वाई वहां पे कॉटन मिल्स थी, एंड वो मोस्टली इंडियंस ने लगाई हुई थी। पर जो जूट मिल्स थी वो फॉरेनर्स ने लगाई हुई थी, यानी कि ब्रिटिशर्स ने लगाई हुई थी, एंड दे वर मेनली कंसंट्रेटेड इन बंगाल। व्हाई? बिकॉज बंगाल में जूट ग्रो करने की पॉसिबिलिटी है, वहां बहुत रिवर बेसिन है वहां पे, राइट, दैट्स वाई वहां जूट को प्रोसेस करा जा सकता है, जूट को ग्रो करा जा सकता है। सब्सिक्वेंटली लेटर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी चालू हो गई, वो आई 20th सेंचुरी में, ठीक है, एंड द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी वाज टिस्को, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, एंड it was incorporated in 1907. This is one of the most important points in this entire chapter. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। टिस्को वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। टिस्को इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। असाइड फ्रॉम दैट कुछ इंडस्ट्रीज और भी आई, शुगर की, सीमेंट की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, बट कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं आई। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है? जैसे कि वो उन मशीन्स को बनाते हैं जिनसे फर्दर गुड्स बनते हैं, जैसे कि अगर टेक्सटाइल बनाने, क्लोथ्स बनाने के लिए सिलाई मशीन की जरूरत है, तो सिलाई मशीन को भी तो बनाने वाली इंडस्ट्री होगी, राइट। सो वही कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती है, दे मेक थिंग्स जिनसे और चीजें बनती हैं। सो इंडिया में, इसके अलावा इंडिया में कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री से ही होता है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है? वो और मशीनरी प्रोड्यूस करते हैं जिस मशीन से और सामान बनते हैं। जैसे कि अगर टेक्सटाइल बनाने के लिए क्या कहते हैं, कोई प्रोसेसर चाहिए फैब्रिक को प्रोसेस करने के लिए, अगर सिलाई मशीन्स चाहिए, सिविंग मशीन्स चाहिए, तो वो उन मशीन्स को बनाने वाली जो इंडस्ट्री होगी वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होगी, ठीक है। सो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत ही कम बनी, बहुत ही एक दो प्लांट्स लगाए गए उसके, बट जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसे रिप्लेस करने के लिए कोई मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं आ पाई, क्योंकि कैपिटल गुड्स ही नहीं थे हमारे पास, ठीक है, मशीनरी नहीं थी चीजें प्रोड्यूस करने की। असाइड फ्रॉम दैट जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन था वो भी बहुत स्मॉल था, यानी कि जीडीपी में इंडस्ट्रीज जो बना भी रही थी उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत छोटा था, एंड इट वाज वेरी लिमिटेड बिकॉज अनदर ड्रॉबैक था बिकॉज इट वाज वेरी लिमिटेड ऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर था यानी कि जो गवर्नमेंट थी वो इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें इंडिया में इंडस्ट्रीज लगानी ही नहीं थी ना, उनको कोई
इंटरेस्ट नहीं था करने में, दैट्स वाई इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं ग्रो कर पाया, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर था, द ओनली थिंग्स दैट दे डेवलप्ड वाज रेलवेज, पावर जनरेशन एंड कुछ पोर्ट्स वगैरह बनाए गए उन्होंने, ठीक है। पावर जनरेशन जरूरी है, ठीक है, और रेलवेज भी जरूरी है क्योंकि रॉ मटेरियल्स कैसे जाएंगे और उनके खुद के एम्प्लॉइज कैसे ट्रैवल करेंगे ऑल ओवर इंडिया, एंड कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स भी करी, ठीक है। तो लेट्स क्विकली रिव्यू द इंडस्ट्रियल सेक्टर अगेन, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी। वो डिक्लाइन किस रीजन से हुई थी? इंडिया को, ब्रिटेन जो था वो इंडिया को रॉ मटेरियल का प्रोवाइडर एंड फिनिश्ड गुड्स का बायर में कन्वर्ट करना चाहता था, ठीक है। ओनली इन द 19th सेंचुरी के लास्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में ही इंडस्ट्रीज आना चालू हुई, एंड इट वाज मोस्टली कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल्स, कॉटन मिल्स एंड जूट मिल्स, ठीक है। टिस्को जो था वो 1907 में आया, एंड कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हमारी नहीं थी, बहुत ही ज्यादा कम थी। पब्लिक सेक्टर भी जो था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ही रेयरली इन्वॉल्व था। उनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ रेलवेज एंड पावर जनरेशन एंड कुछ अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स में था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। तो जो फॉरेन ट्रेड था जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो कोलोनियलिज्म के टाइम पे बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया था। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, ठीक है। आधे से भी ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड था वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ था, एंड इट वाज अलाउड ओनली विद अ फ्यू अदर कंट्रीज, जो कि थी चाइना, श्रीलंका एंड पर्शिया, यानी करंट डे ईरान। सिर्फ इन जगहों से इंडिया ट्रेड करता था, एंड बाकी जगहों से तो कम ही करता था, ब्रिटेन के साथ ही करता था मोस्टली, जिसमें ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स थे उस पर पूरा जो कंट्रोल था वो सिर्फ ब्रिटेन का ही था। असाइड फ्रॉम दैट एक इम्पॉर्टेंट चीज याद हमें ये रखनी है कि जो ब्रिटेन था, दे हैड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने पे भी रिस्ट्रिक्शन था और हमारे ट्रेड और टैरिफ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, ताकि वो लोग इंडिया के फॉरेन ट्रेड को बढ़ने ना दें। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि उन्होंने कोटा और टैरिफ्स लगाए हुए थे, यानी कि जो इंडिया में कोई भी अगर कोई चीज बेचना चाहता था असाइड फ्रॉम ब्रिटेन, तो उस पर भी बहुत ज्यादा टैक्सेस लगे हुए थे और कोटा भी लगा हुआ था, यानी कि लिमिट लगी हुई थी कि इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते। एंड इंडिया अगर किसी कहीं कुछ भेजना चाहे या कुछ एक्सपोर्ट करना चाहे तो उस चीज पे भी बहुत हाई टैरिफ यानी बहुत हाई टैक्सेस लगे हुए थे, एंड कोटा यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि इतने अमाउंट से ज्यादा नहीं भेजा जा सकता है। दैट्स वाई फॉरेन ट्रेड जो था इंडिया का वो बहुत ही लिमिटेड था। अब एक चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ओपनिंग ऑफ द सुएज कनाल, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द सुएज कनाल जो था, इट इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। यानी कि सुएज कनाल से क्या होता है बेसिकली, अगर आप यहाँ की मैप में देखेंगे तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ता है, पूरा और अफ्रीका को सर्कल करते हुए फिर वो इधर मुंबई के पोर्ट पे आ पाते थे, ठीक है। बट यहाँ सुएज कनाल खुल जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि यहाँ से ही वो लोग इंडिया आने लगे। दिस रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बाय आई थिंक बाय मोर देन 16 to 17,000 किलोमीटर्स। तो बहुत ही डिस्टेंस छोटा हो गया, ठीक है। विच मीन्स कि ब्रिटेन और इंडिया और भी ज्यादा connected हो गए। It was much easier for Britain to come to India and for Indian colonizers to go to Britain, ठीक है। Another important characteristic is कि इवन दो इंडियन फॉरेन ट्रेड जो था वो वैसे लिमिटेड था, पर ब्रिटेन के साथ जो कर रहे थे इट वाज जनरेटिंग अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, ठीक है। यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट था वो काफी ज्यादा था, हमारा इंपोर्ट कम था। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ ज्यादा फॉरेन करेंसी आ रही थी, ज्यादा पैसा आ रहा था। बट ये जो सरप्लस थी इट केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। इवन दो फॉरेन ट्रेड में हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस था, स्टिल हमारी इकोनॉमी को दिक्कत हो रही थी। पहली दिक्कत तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दिक्कत थी कि एसेंशियल कमोडिटीज की कमी हो गई थी। फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे इंडिया में, बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे थे क्योंकि कैश क्रॉप्स की तरफ फोकस था। क्लोथ्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे इंडिया में, केरोसिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, एंड दैट्स व्हाई दीज थिंग्स बिकेम स्कार्सली अवेलेबल। इन छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजों की भी डोमेस्टिक मार्केट में कमी होने लगी। एंड जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उसके, चाहे भले ही एक्सपोर्ट सरप्लस था, स्टिल इंडिया में कोई गोल्ड और सिल्वर नहीं आया। एंड जो
एक्सपोर्ट सरप्लस की जो पेमेंट्स थी वो क्या कहते हैं वो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ही यूज कर ली। कैसे? उन्होंने अपने एक्सपेंसेस में यूज कर लिया, उन्होंने अपने ऑफिसेज में खर्च कर लिया, और उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर्स लड़ रही थी उसमें इंडियन एक्सपोर्ट सरप्लस को उसमें यूज कर लिया। ठीक है। अनदर थिंग दे वर डूइंग वाज द इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स यानी कुछ सर्विसेज या कुछ ऐसी चीजें जो कि फिजिकली नहीं नजर आती हैं, उनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही थी, एंड दिस ऑल लेड टू द ड्रेन ऑफ द इंडियन वेल्थ। ठीक है। सो नाउ यू ऑल्सो नो अबाउट द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में अगेन लेट्स रिव्यू, बहुत लिमिटेड था फॉरेन ट्रेड बिकॉज हर चीज पे कोटा और टैरिफ लगा हुआ था। ब्रिटेन हमारी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे मोनोपोली रखे हुआ था। ठीक है। हमारा जो मोर देन हाफ ऑफ ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ ही था। असाइड फ्रॉम दैट वी डिड ट्रेड विद चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। सुएज कनाल के खुलने से ब्रिटिश कंट्रोल जो था वो इंडिया के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ गया बिकॉज नाउ इट वॉज मच इजियर टू रीच इंडिया। ठीक है। वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर कि हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस था, यानी इंडिया को एक्सपोर्ट करने से पैसा मिल रहा था बिकॉज हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे और इम्पोर्ट कम कर रहे थे। बट वो जो एक्सपोर्ट सरप्लस थी उसे भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपने ही चीजों में यूज कर लिया, जैसे कि ब्रिटेन के वॉर में, अपने ऑफिस में और अपने अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है। उससे इंडिया का वेल्थ ड्रेन हो गया सारा का सारा। नाउ वी विल मूव ऑन टू demographic condition. Hello everyone, my name is Guru Tehenguria, co-founder of the Twin Bros YouTube channel, and he is my twin brother Dev. Just because of a constant love and support, जो हमारा ड्रीम था कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएं, अब वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आप हमें हमारी इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल का मेंबर बन सकते हैं, सुपर थैंक्स का यूज कर सकते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हाँ, हमें बाकी प्लेटफॉर्म में भी जरूर ज्वाइन करिए और हमेशा याद रखिए कि आप सब बनेंगे टॉपर। डेमोग्राफिक कंडीशन को भी समझना जरूरी है। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन की क्या कंडीशन है, इंडियन पॉपुलेशन का क्या हाल है। ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया ने पहली बार पॉपुलेशन के बारे में एक सेंसस करा था एंड दैट वाज डन इन 1881। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज फोकस दिस। ये वाला पॉइंट एंड टिस्को वाला पॉइंट। 1881 में इंडिया का पहला सेंसस हुआ। या तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा या ये आपके एंट्रेंस में जरूर आएगा। दिस डेफिनेटली कम्स। जो सुएज कनाल की ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 1869 में। ठीक है। इससे ट्रैवलिंग का कॉस्ट एंड टाइम दोनों चीजें रिड्यूस हो गई थी एंड दिस इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड। आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुएज कनाल कब ओपन हुआ। इट वॉज ओपनड इन 1869 और पहला सेंसस हुआ 1881 में एंड टिस्को कब इनकॉर्पोरेट हुआ? 1907 में। नाउ वी आर गोइंग टू मूव। हाँ, सो हमारे जो डेमोग्राफिक कंडीशन है उसमें हमें सिर्फ एक चीज याद रखने की जरूरत है कि जो हमारा डेमोग्राफिक पीरियड था वो 3 पीरियड में डिवाइडेड था। ठीक है। पहला पीरियड जो था वो 1921 से पहले का था, फिर 1921 जो एक वो ट्रांजिशन स्टेज आ जाती है। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, 1921 से पहले इंडिया में बर्थ रेट भी बहुत हाई था और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई था। दैट्स वाई इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसमें कोई इंक्रीज नहीं हो रहा था। ओके। एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई होता है। दूसरी स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट जो होता है, बर्थ रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है बट टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है इसलिए डेथ रेट कम रहता है। और तीसरी स्टेज में हमारा डेथ रेट भी कम हो जाता है और बर्थ रेट भी कम हो जाता है। तो पहली स्टेज में क्योंकि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है तो जितने लोग पैदा हो रहे हैं उस हिसाब से लोग वो की डेथ भी हो जा रही है। दैट्स वाई पॉपुलेशन में नो इंक्रीज, कोई इंक्रीज नहीं हो रहा। तो 1921 में इंडिया में यही हाल था। आफ्टर 1921 ये जो है क्या कहते हैं 1921 के बाद सेकेंड स्टेज चालू हो गया। दैट्स वाई 1921 को ना हम बोलते हैं कि दिस इज द ईयर ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहीं से ट्रांजिशन स्टार्ट हुई, यहीं से सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुई। इस ईयर के बाद इंडियन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो बढ़ती चली गई क्योंकि हमारा जो डेथ रेट था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। इसके बाद कभी भी हमारा जो डेथ रेट था वो बर्थ रेट के आसपास नहीं आया। असाइड फ्रॉम दैट हमारे जो बाकी पॉपुलेशन से रिलेटेड चीजें थी वो भी बहुत ही ज्यादा पथेटिक थी। ठीक है। 16% जो ओवरऑल लिटरेसी थी वो हमारी 16% से भी कम थी, यानी कि 100 में से 16 लोग भी ऐसे नहीं थे जो क्या कहते हैं चीजें पढ़ लिख पाते हो। ठीक है। और फीमेल लिटरेसी तो ऑब्वियसली और भी ज्यादा कम होगी। इट वॉज एट 7%।
ठीक है। असाइड फ्रॉम दैट पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, टॉयलेट्स नहीं थे, ठीक है। बहुत हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत ही ज्यादा लो लेवल की थी और कहीं कहीं पे तो थी ही नहीं। कोई क्लीनलीनेस नहीं था, कोई क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं था, ठीक है। एंड दैट्स वाई दिस टुक अ ह्यूज टोल ऑन लाइफ। दैट्स वाई हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, ठीक है। ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो भी बहुत ज्यादा अलार्मिंग था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि हर साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए उनमें से कितने बच्चे 1 साल की एज के होने से पहले ही मर गए। कितने बच्चे 1 साल, हर साल, जैसे अगर अगर 1 साल में 100 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, और उन 100 में से 40 बच्चे 1 साल की एज से पहले ही उनकी मौत हो गई, तो हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा वो 40 आउट ऑफ 100 हो जाएगा, ठीक है। वैसे पर 1000 निकाला जाता है, पर 1000 बच्चे में से कितने बच्चे 1 साल में एक साल के होने से पहले ही मर गए। तो वो जो था वो वहां पे 218 था। इमेजिन, आउट ऑफ 1000 218 किड्स वर डाइंग एवरी सिंगल ईयर, 1 साल के होने से पहले ही। जो प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, वो है 33। अब ये लेटेस्ट बुक है तो इसमें यही लिखा हुआ है, दिस इज द लेटेस्ट बुक दैट आई डाउनलोडेड। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि कहीं ये पुराने नंबर्स तो नहीं बता रही हूँ मैं, सब लेटेस्ट नंबर्स हैं, ओके। अब जो करंट मोर्टेलिटी रेट है दिस इज 33 पर 1000, यानी पर 1000 में सिर्फ 33 बच्चे जो हैं बिफोर द एज ऑफ 1 दे डाई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एवरेज, यूजुअली वहां पे एवरेज सिटीजन कितने साल जीता है, ठीक है, ये भी बहुत लो थी। इट वॉज ओनली 32 years इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट 69 years। प्रेजेंटली वी कैन एक्सपेक्ट एवरी सिंगल पर्सन कि 69 से लेके 70-75 तक वो रह जाएगा। नंबर जो होता है वो थोड़ा लो इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत से लोग यंग एज में भी उनकी डेथ हो जाती है, दैट्स वाई एवरेज थोड़ा कम आता है, बट यूजुअली वी कैन एक्सपेक्ट कि इससे ज्यादा ही वो रह लेंगे। सो उस टाइम पे वो 32 थी, तो 32 यू कैन इमेजिन कि लोग, कितने सारे लोग यंग एज में ही मर जा रहे होंगे। ये हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन हमें पता चल गई। नाउ बस एक चीज रह गई है, वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, राइट। ऑक्यूपेशनल के स्ट्रक्चर के अलावा हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू लर्न एंड देन वी हैव कंक्लूजन। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमारी लिटरेसी रेट कितनी थी, 17% थी। पहला सेंसस कब लिया गया, 1881 में लिया गया। फीमेल लिटरेसी कितनी थी, 7% ही थी। जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो 218 पर 1000 था। जो हमारा प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 33 पर 1000 है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो पहले 32 years थी एंड नाउ इट इज ओनली 69 years, so it is better. And important चीज क्या है कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो 1921 में स्टार्ट हुई, ठीक है। दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सेक्शन। नाउ वी विल मूव ऑन टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि लोगों की ऑक्यूपेशंस इकोनॉमी में कैसे डिवाइडेड हैं, कितने लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, कितने लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं एंड कितने लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। वही हमारी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, जो हमारा वर्कफोर्स था, इट वाज मोस्टली इन एग्रीकल्चर। 70 to 75% पीपल क्या कहते हैं, दे वर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है द एग्रीकल्चर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। एंड वाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने लोग थे, लगभग 10% लोग थे। एंड फॉर सर्विस सेक्टर में लगभग 15 to 20% लोग थे, ठीक है। तो आप समझ सकते होंगे कि मोस्ट ऑफ द लोग अभी भी मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट, एक स्ट्राइकिंग यानी कि शॉकिंग एस्पेक्ट ये था कि बहुत रीजनल वेरिएशन थी। कुछ रीजंस ऐसे थे जहां पे क्या कहते हैं, डिपेंडेंस जो था एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो डाउन हो गया था। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मद्रास प्रेसिडेंसी। पूरी मद्रास एक प्रेसिडेंसी दी गई थी जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, ये 4 स्टेट्स थे। इन 4 स्टेट्स के अलावा बॉम्बे एंड बंगाल, ये 2 जगहें भी थी जहां पे वर्कफोर्स, एग्रीकल्चर में जो वर्कफोर्स था वो बहुत धीरे धीरे मतलब वो डिक्लाइन हो चुका था काफी। एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर बढ़ चुका था इन पर्टिकुलर एरियाज में ही। बाकी एरियाज में ओवरऑल अगर देखा जाए तो 70 to 75% पॉपुलेशन वाज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। सिमिलरली कुछ अलग जगहें थी, जैसे दूसरी जगह ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब, जहां पे एग्रीकल्चर में काम करने वाले वर्कफोर्स का एक्चुअली इंक्रीज हुआ इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि कुछ एरियाज में एग्रीकल्चर में वो जो वर्कफोर्स था वो डिक्रीज हुआ एंड कुछ एरियाज में इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कहाँ हुआ, उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब।
इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है ऑक्यूपेशनल सेक्टर में किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट जरूर करिए, आप कमेंट में पूछिए एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इतना पता है कि जो क्या कहते हैं, हमारे पास एज सच रेलवेज नहीं थे, वो ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं। हमारे पास पहले ज्यादा पोर्ट्स भी नहीं थे, वो भी ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट में भी उन लोग ने काम करा, एंड पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज में भी, ठीक है। दिस इज बिकॉज अगर वो यहाँ पर आए हैं एंड वो यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे विदाउट दीज सर्विसेज, राइट। उनका मोटिव यही था कि उनका क्या कहते हैं कोलोनियल इंटरेस्ट पूरा हो जाए और वो यहाँ पे ट्रेड कर पाए, ठीक है। रोड्स भी बिल्ड करी गई थी, ठीक है, बट रोड्स इस हिसाब से नहीं बनाई गई थी कि हर तरीके के लोगों को, हर रीजन के लोगों को रोड्स का एक्सेस हो पाए। रोड इसलिए बनाई गई थी ताकि जो इंडियन आर्मी है वो इंडिया में काम कर पाए और रॉ मटेरियल्स जो है वो कंट्री साइड से पोर्ट्स तक आ पाए, तो उसी हिसाब से रोड्स बनाई गई थी। दैट्स वाई बहुत सारी जगह थी जहां पे कोई रोड्स नहीं थे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल था, ठीक है। सिमिलरली हाँ, रेलवेज इंट्रोड्यूस करे, ठीक है, दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1850। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस चैप्टर। रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1850, ठीक है। और जो पहली ट्रेन चली इंडिया में वो चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में इन 1853। 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ, बट कुछ काम होने में टाइम लगता है, सो 1853 में पहली ट्रेन चली, ठीक है, एंड इट वॉज फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। इससे क्या हुआ, इस इंफ्रास्ट्रक्चर से, स्पेशली रेलवे से, इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ये आया कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था वो होने लगा, लोग ट्रैवल करने लगे, ठीक है। उसकी वजह से हमारी ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स ब्रेक हो गए। जो इंडियन सोसाइटी पहले एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाती थी, इधर से उधर दूसरे लोग पहुंच ही नहीं पाते थे, वो अब होने लगा। हर जगह पे हर तरीके के लोग पहुंचने लगे, एंड दैट्स वाई जो हमारे कल्चरल बैरियर्स थे वो ब्रेक होने लगे। बट एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ कि रेलवेज बनने से जो हमारा एग्रीकल्चर था ना वो और भी ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया, एंड दैट्स वाई जो विलेज हुआ करते थे पहले सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, अपने लिए सब कुछ बना लेते थे, तेल बना लेते थे, आटा बना लेते थे, हर सारी वेजिटेबल्स ग्रो कर लेते थे, वो नहीं हो रहा था। दैट्स वाई इंडियन एग्रीकल्चर जो था वो डिक्लाइन हो गया था, कमर्शियलाइज हो गया था, सिर्फ कैश क्रॉप्स बन रहे थे। जो सोशल बेनिफिट्स थे ना वो आउटवे हो गए थे, यानी कि सोशल बेनिफिट कम हुआ, इकोनॉमी को लॉस ज्यादा हो गया, एग्रीकल्चर को लॉस ज्यादा हो गया और इंडियन पीपल को प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इसमें एज सच कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज बताई गई है बस कि एक कनाल बनाया गया था वो उड़ीसा में, वो भी अनइकोनॉमिकल प्रूव हुआ क्योंकि उसका कोई यूज नहीं हुआ, ठीक है। एंड असाइड फ्रॉम दैट, हाँ, असाइड फ्रॉम रेलवे एक चीज और इंडिया में इंट्रोड्यूस कर गई, वो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था। टेलीग्राफ तो आप जानते ही होंगे, पहले कम्युनिकेशन जो होता था, डॉक्यूमेंट्स जो भेजे जाते थे वो टेलीग्राफ के थ्रू करे जाते थे, एंड इट सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। पोस्टल सर्विसेज भी करी गई थी इंट्रोड्यूस, एंड वो यूजफुल भी थी, बट दे डिड रिमेन्ड इनएडिक्वेट, यानी पूरे कंट्री उन्हें सही से यूज नहीं कर पा रहा था, हर इंसान के रीच में नहीं पहुंचा था पोस्टल सर्विस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने आपको बता दिया है, रेलवे 1850 में इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, एंड रोड्स बनाई गई थी, बट दे वर फॉर द पर्पस ऑफ मिलिट्री मोबिलाइजेशन, ठीक है, एंड दैट्स वाई रोड्स भी इनएडिक्वेट थी इंडिया में। एंड जो रेलवेज था उससे में फायदा ये हुआ कि हमारी कल्चरल बैरियर्स ब्रेक हुए, बट हमारी इंडियन एग्रीकल्चर जो और भी ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया, एंड दैट्स वाई इंडियन इकोनॉमी को बहुत लॉस भी झेलना पड़ा। एंड सो या दिस इज दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बस यही है कि इंडियन इकोनॉमी का क्या क्या हाल था। अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स रहते हैं तो डेफिनेटली आस्क मी। आई होप यू लाइक द explanation, that you enjoyed this chapter. Please don't forget to like the video and share it with your friends.